अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बायो। और बायो में हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि आपका चैप्टर नंबर 23। सो बायोटेक्नोलॉजी में हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या कल डिस्कस किया था हमने? जीनोमिक लाइब्रेरी एंड पीसीआर। आज हमने देखना है वो जो हमारे पास डीएनए का सैंपल आ गया है उसको हम किस तरह से एनालाइज करते हैं, यानी कि वो जो फोरेंसिक केमिस्ट्री वो है। और वो पता होगा फोरेंसिक वाले क्या करते हैं, डीएनए कलेक्ट करते हैं, डीएनए सीक्वेंस चेक करते हैं। कभी ट्विंस आपस में ट्विंस कह रही हूँ, किसी नर्सरी में, नॉट नर्सरी वोल नर्सरी, हॉस्पिटल की नर्सरी में अगर बच्चे एक्सचेंज हो जाएं तो वो पता लगाने के लिए कि हु इज़ द राइट पेरेंट, उसके लिए यूज़ हो सकती है। देन कल्प्रिट को कैच करने के लिए हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एक होती है, फिंगर प्रिंटिंग होती है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होती है कि किसी का डीएनए एनालाइज करते हैं। तो ये आज हमने पढ़ना है। फिर हमने ये देखना है कि जो जीन्स हैं उनको सीक्वेंस किस तरह किया गया, किस तरह साइंसदानों ने ड्रोसोफिला का पूरा जीनोम फाइंड किया, ह्यूमन का जीनोम प्रोजेक्ट क्या था, ये सारा कुछ आज हमने पढ़ना है। ठीक है, पहले हमारे पास डीएनए को एनालाइज किस तरह किया जाता है। बड़ा ही आसान सा काम है। ठीक है, होता क्या है, डीएनए आ गया हमारे पास, ठीक है, हमने उसकी कॉपीज भी बना ली। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास छोटा सा पीस भी आ गया ना, हम उसको क्या करेंगे, उस इतने से पीस को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे। ठीक है, और ये टेक्निक अगर आप इंटरनेट पे देखो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। होता क्या इस टेक्निक में, पढ़ना नहीं है, उसको पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं देखोगे आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के जैसे हमने कल एगर पढ़ा था ना कि एक जेल सी होती है, उसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करवाते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसी तरह से हमारे पास एक ट्रे होती है, बड़ी सारी, नॉट बड़ी सारी, ये बड़ी सारी ट्रे होती है। इसके अंदर हम एक जेल ऐड करते हैं और फिर हम इसको करंट, इसके साथ वोल्टेज अटैच करते हैं, इसको करंट देते हैं और फिर हमारे पास क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस उसको इसलिए बोलते हैं। सो चूंकि चार्ज है, चार्ज की बेस पे ये सेपरेट होते हैं, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम। इंटायर जीनोम कैन बी सब्जेक्टेड टू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए का पता लगाना कि ये सीक्वेंस कौन सा है, ये सीक्वेंस कौन सा है, ये सीक्वेंस कौन सा है। हर एक का डीएनए डिफरेंट है, इसलिए हर एक का डीएनए प्रिंटिंग डिफरेंट होगी। सो जीनोम ट्रीटेड विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में काट लेते हैं, हिस्सों में, पीसीस में काट लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमरेज। ठीक है, इट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स। सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे, जिस तरह हमने डीएनए की सेपरेशन करवाई, हमने पीसीआर किट्स यूज़ की, हमने और क्या यूज़ किया, हमने रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी यूज़ की। सो आज जो टेक्निक है उसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो उसकी बेस पे क्या होता है, लेंथ की बेस पे और चार्ज की बेस पे हम उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। और बैंड अपीयर एज स्मीयर, होता क्या है, अगर मैं तो बिल्कुल इसी तरह का बैंड आता है। ये टेस्ट ट्यूब सी है जिसमें हमने डीएनए लिया हुआ। अब आप क्या करते हो, RFLP यूज़ किया, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स आ गए। आपके पास एक ट्रे थी, इसके ऊपर ये जेल थी, आपने वो जेल के ऊपर अपना सैंपल डाला, आपने करंट सप्लाई किया। करंट सप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये रन हुआ। ठीक है, इसके ऊपर रन हुआ। अब वो अपने जो बड़े साइज़ के होंगे वो स्लो स्लो ट्रैवल करेंगी, जो छोटे साइज़ के होंगे वो तेज़ ट्रैवल करेंगी। सो उसकी बेसिस पे आपके पास एक ग्राफ बन गया। ठीक है, उस ग्राफ को आपने मेम्ब्रेन पे, किसी एक तह पे, एक स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, जैसा टिश्यू पेपर होता है बिल्कुल इसी तरह का होता है, इस पे आपने ट्रांसफ़र करवा लिया। ठीक है, अब आप ट्रांसफ़र करवा के इसकी हाइब्रिडाइजेशन करवाते हो, इसकी कॉपियाँ बनवाते हो और उसको एक्सरे में चेक करते हो। ठीक है, अब आपके पास जो एक्सरे डायफ्रैक्शन है, इट इज़ नॉट दैट ईजी। ठीक है, ये वाला एक्सरे नहीं है कि आपने इंसानों का एक्सरे कराया, जैसा बाजू का एक्सरे होता है, टांग का एक्सरे होता है, ये वो वाला एक्सरे नहीं है। दिस एक्सरे इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ टेक्निक। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, मोलेकुलर बेसिस पे, आप कह लो कि मॉलिक्यूल्स हमने देखने हैं कि इसके अंदर कौन सी न्यूक्लियोटाइड है, कौन सा सीक्वेंस है, क्योंकि उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हमने देखना है कि हमारा डीएनए सैंपल कैसा था। अब आपको पता है कि आप लोगों ने कोई क्राइम शो देखा हो, और आजकल तो बहुत कॉमन है। सो उसमें वो एक ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं, फिर वो ब्लड मैच करते हैं कि किस क्रिमिनल का होगा। ठीक है, किसने ये क्राइम किया होगा। सो वो जो ब्लड सैंपल होता है उसी इसी तरह ही डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसको रन करवाया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, और उसके बाद उसका जो डीएनए वो चेक किया जाता है। और इसमें वो काफ़ी टाइम लेते हैं क्योंकि ये किट इतनी सस्ती नहीं होती है। पहली बात कल भी मैंने आपको बताया कि ये जितनी भी केमिस्ट्री है, जैसे स्टाफ,
एक तो इतनी सस्ती नहीं होती है ये, और दूसरे इसके बाद आपको लीगल परमिशन लेनी पड़ती है अगर आप किसी और का डीएनए करा रहे हो। लाइक लैब्स में तो डेफिनेटली उनके पास परमिशन होती है स्टूडेंट्स को टेक्निक सिखानी है, बट अगर आप किसी का ऐसे डीएनए टेस्ट करवाने चले जाओ तो कोई आपको ऐसे ही नहीं करके देता लैब्स में, ठीक है, पूछ लेना जाके कहीं पे भी। सो फॉर एग्जाम्पल किस किस जगह पे यूज़ होते हैं। डीएनए फ्रॉम अ सिंगल स्पर्म इज इनफ टू आइडेंटिफाई रेपिस्ट। सो डीएनए इज इनहेरिटेड, सो इट रिजेंबल वन ऑफ द डीएनए पेरेंट्स। जो भी बात की थी मैंने कि जो बच्चे एक्सचेंज हो जाते हैं, सो उस फॉर्म में नर्सरी के अंदर, सो हमने करेक्ट राइट पेरेंट ढूंढना है, हु इज द राइट पेरेंट। So DNA fingerprinting successfully identified remain for teenager who had been murdered 8 years, ठीक है। और a criminal on the deserted place assaulted a woman, ये डिफरेंट वाला एग्जाम्पल दिया है। she scratched his face, he murdered her, और उसके बाद मर्डर करने के बाद उसकी जो फिंगर्स थे उसके अंदर स्किन रह गई, उसके स्किन वो जो स्किन स्केल सेल्स थे उसने उन्होंने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया। उसके बाद उसको क्या किया, उसको पीसीआर रन करवाया, फिर डीएनए को मैच किया किसके साथ मैच करेगा। सो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं। सो फोरेंसिक साइंटिस्ट रिकवर्ड मर्डर हेयर एंड स्किन सेल फ्रॉम हर नेल्स, ठीक है, बड़ा कॉमन है। इन शॉर्ट क्राइम पेट्रोल की एक एपिसोड है, ट्रस्ट मी, आजकल बहुत फेमस, एक सबसे ज़्यादा फेमस यही चीज़ है, और लोगों को मना किया जाता है प्लीज़ आप ऐसे शोज मत देखा करें प्लीज़, नथिंग इज देयर, ट्रस्ट मी, पढ़ा करें, पढ़ने पे ध्यान किया करें। चलिए उसके बाद है पीसीआर। अभी हमने कल बात की थी कि हम पीसीआर क्यों करवाते हैं, ताकि हमें ढेर सारी कॉपीज मिल जाएं। सो हम इसकी पीसीआर एम्पलीफिकेशन करवाते हैं, किस लिए, टू डायग्नोस वायरल इन्फेक्शंस, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। फॉर एग्जांपल मुझे पता करवाना है कि मेरी बॉडी में क्यों जो है मुझे डायबिटीज़ है, फॉर एग्जांपल, अल्लाह ना करे, बट क्यों है मुझे डायबिटीज़, तो मैं क्या कहती हूँ मेरा आप जीन्स चेक करें कि मेरे जीन्स इंसुलिन ठीक बना रहे हैं। वैसे तो इंसुलिन का टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट हो जाता है, पता लग जाता है कि बॉडी में इंसुलिन है या नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ ऐसा देखें मेरे जेनेटिक डिसऑर्डर कहाँ है, कहाँ पे गड़बड़ है, कौन सा जीन जो है वो सही काम नहीं कर रहा और इंसुलिन नहीं बन रही। सो उसके लिए हो सकता है, ठीक है, कैंसर्स के लिए हो सकता है, क्योंकि कैंसर में आपके पास क्या होता है, डिफरेंट वायरसेस का इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है। सो वायरल इन्फेक्शन में सीधा ये है कि आपका जो वायरस है वही सबसे बड़ी एक चीज़ है कि वो क्यों कैसे इफेक्ट कर रहा है हमारे सेल को, या हमारे सेल क्यों अनकंट्रोल ग्रोथ कर रहे हैं। सो फोरेंसिक लेबॉर्ट्री में तो सबसे ज़्यादा कॉमन है ये चीज़। टू डिटर्मिन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, जैसा हमने अभी एवोल्यूशनरी ट्री बनाया, क्या हमें पता चला कि जो बिल्ली है वो शेर के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, और जो बंदर है या इंसान है वो बंदर के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। सो ये डेवलप करने के लिए एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। दूसरा ये कि मुझे अगर पता करना हो मेरे बाप दादा कौन थे, ठीक है, अगर मैं कहीं घूम गई हूँ और मुझे पता कराना अच्छा मेरे पेरेंट्स कौन से थे, तो इससे मेरी सबसे शक्ल मिलती होगी, मैं उनका डीएनए टेस्ट कराऊंगी, ऐसा वैसे होता नहीं है, ठीक है। इस चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है। सो इट बिकेम पॉसिबल टू आइडेंटिफाई डीएनए टेकन फ्रॉम 76,000 ईयर ओल्ड मम्मीफाइड ह्यूमन ब्रेन एंड फ्रॉम 17 to 20 मिलियन ईयर ओल्ड प्लांट, ठीक है। सो मम्मीफाइड ह्यूमन आपको पता होंगे फिराउन जो होते हैं, तो ये मम्मीफाइड ह्यूमन ही है हमारे पास। देन आपके पास जीन सीक्वेंसेस कैसे करवाई जाती है, ये एक और टेक्निक है, एगरोस जेल। एक है इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक है एगरोस जेल। और मुझे अब ना कल भी बड़ा याद आया था वो टाइम जब हम देर तक रुक के प्रैक्टिकल करते थे, और आज भी बड़ा याद आ रहा है क्योंकि सारी टेक्निक्स उसमें थी कि हम किस तरह से रिएक्शन करते थे। सो शिज़ा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शिज़ा। और बिल्कुल मुझे अपने यूनिवर्सिटी का ज़माना याद आ गया, इट्स लाइक 10 years बैक, 10 साल पुरानी बात है, वो मैं कितनी बुरी हो गई हूँ। सो प्रिंसिपल इसका क्या है, जीन सीक्वेंसिंग का। आप क्या करते हो, आप डीएनए का पीस लेते हो, बिल्कुल जिस तरह आपने पिछले रिएक्शन में लिया, ठीक है, डीएनए एनालाइजिंग में उसके डिफरेंट साइजेस में कट करवाया, ठीक है। कट करवाने के बाद आप उसको लेंथ की बेस पर सेपरेट कर लेते हो, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होना है। यहाँ पे आपने उन डीएनए पीसीस को, एक तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल नहीं है, ठीक है, ये एगरोस जेल है, और उसके बाद आप इसका सीक्वेंस रीड करते हो। और चलो सीधा बता देती हूँ, कोई बात नहीं, बता देती हूँ। ऐसी ही एक टेक्निक होती है, बिल्कुल ऐसे ही पावर सप्लाई से अटैच होता है। हमने इससे पहले बिल्कुल ऐसी ही एक टेक्निक की थी, बिल्कुल सिंपल ऐसी ही टेक्निक की थी।
उसके अंदर हमने क्या किया था, जो कल हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया था ना पीसीआर से, हमने उसके छोटे छोटे पीसेस बनाए, ठीक है। पीसेस बनाने के बाद हमने उसको इसी तरह की एक प्लेट सी थी, ट्रे सी थी, जो मैंने आपको कहा था ट्रे है, उसके ऊपर हमने डीएनए सैंपल को रन करवाया। सो वो अपनी लेंथ की बेस पे, जैसा क्रोमेटोग्राफी में होता है, बिल्कुल लेंथ की बेस पे वो सेपरेट हो गए डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। फिर हमने उसका डीएनए सीक्वेंसिंग की, हमने देखा कि एडेनिन गुआनिन क्या सीक्वेंस क्या है उसका डीएनए का। फिर हमने ये देखा कि उसकी फोरेंसिक में बहुत ज़्यादा उसका यूज़ है। देन आप जैसा क्रोमेटोग्राफी करवाते हो, सो क्रोमेटोग्राफी के जिस तरह डिफरेंट यूजेज हैं, बिल्कुल इसी तरह इसके भी यूजेज हैं, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद हमने किया जीन सिक्वेंसिंग, कि जीन सिक्वेंसिंग अगर करनी हो तो फिर किस तरह से करेंगे। सो उसमें हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड यूज़ किया था, इसमें हमने एगर जेल यूज़ किया। होता क्या, इसमें छोटे छोटे वेल्स होते हैं। वेल्स क्या होते हैं, लाइक क्या कैसे एग्जांपल दूँ, वेल्स एक छोटी सी गहरी जगह होती है, इतनी छोटी छोटी गहरी जगह होती है। इसके अंदर हम अपना सैंपल डालते हैं, जो हमारा डीएनए है, जो कुछ भी है, फिर हम इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। सो ये अपने चार्जेस की बेस पे सेपरेट हो जाता है, यानी पॉजिटिव की तरफ जाएगा या नेगेटिव की तरफ जाएगा, वो अलग बात है। सो आप इसमें एक बफर सोल्यूशन ऐड करते हो, क्योंकि आपने जब डीएनए रन करना है तो उसके लिए कोई बफर भी होना चाहिए। अगर कि ये मीडियम होता है, अगर मैंने कल भी आपको बताया था एलजी की एक टाइप है। सो दिस इज इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक, और इसमें एगर जेल यूज हो रही है, ठीक है। अब होता क्या है, जीनोम ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म सीक्वेंस यूजिंग दिस टेक्निक। सो क्लोरोप्लास्ट, एनिमल माइटोकॉन्ड्रिया, इन सबके अंदर डीएनए, आपको पता है इनका अपना अपना डीएनए। सो उसका डीएनए सीक्वेंस हमने मालूम किया, बैक्टीरिया का किया हुआ है, यीस्ट का किया हुआ है, वर्म्स का किया हुआ है, ड्रोसोफिला का किया हुआ है, एरेडिपोसिस का किया हुआ है, माउस का, ह्यूमन का, इन सब का किया हुआ है। सो कंप्लीट डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ वैरायटी ऑफ ह्यूमन पैथोजेंस हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार। सो हमने बहुत सारी चीज़ों का जीन सीक्वेंस किया हुआ है इसी टेक्निक से, ठीक है। बहुत आसान सी टेक्निक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देन आपके पास है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन का फाइंड करने में कितना अरसा लगा, बहुत लंबा अरसा लगा। तो तकरीबन ये आप लोगों के पास जो स्टेप स्टार्ट हुई थी, सो डायरेक्टली उन्होंने ह्यूमन पे नहीं लाया, डेफिनेटली जब उन्होंने क्लोनिंग भी करवाई थी, सो दे ट्राइड, बट उस पर बैन लग गया क्लोनिंग पे। तो लेकिन ये उन्होंने कहा कि ओके दिस कैन बी डन, आप बहुत सारी डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हो, सो आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर लो, ठीक है। आपको परमिशन लेनी पड़ती है, असल में बोर्ड होता है पूरा, जैसा आईयू पैक है केमिस्ट्री के लिए, इस तरह बायो केमिस्ट्री के लिए, बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी एक बोर्ड है। सो एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू शो सीक्वेंस ऑफ जीन्स अलॉन्ग विद लेंथ ऑफ ईच टाइप ऑफ क्रोमोसोम, लाइक आपका क्रोमोसोम 1 कैसा है, 2 कैसा है, ये कैसा है। सो हमें ये पता चला उसके बाद कि जो हमारा क्रोमोसोम नंबर 2 है वो सबसे छोटा है, और इसको हमने सबसे पहले डिस्कवर किया, ठीक है। इसका पूरे का पूरा सीक्वेंस हमने कर लिया। अब it has become possible to see exactly how genes are arranged। अब हमें पता है कि हमारे पास जो क्रोमोसोम नंबर 22 है वो उसकी शेप कैसी है, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन से जीन्स हैं, उसके अंदर कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड हैं, किस तरह से अरेंज है। इसी तरह हमने बाकी क्रोमोसोम्स, बाकी जो 22वां एक किया ना, 22 बाकी जो हैं उन क्रोमोसोम्स का पता लगवाया सीक्वेंस क्या है। अब उसमें से एक क्रोमोसोम सेल का सीक्वेंस हर एक में डिफरेंट होता है, और वो होता है आपके पास क्या होता है, वो आपके सेक्स सेल्स जो होते हैं, यानी कि एक्स और वाई इनका, या एक्स और एक्स, ठीक है। जो भी इनका सीक्वेंस है वो डिफरेंट होता है बाकी लोगों से, और हर एक का डिफरेंट होता है क्योंकि हर एक का जीन डिफरेंट है। सो बाकी सारे तो सिमिलर होंगे ना 22। सो ये पता लगाया कि इंसानों में किस तरह से ये अपने आप को अरेंज करते हैं, ऑटोसोमल और सेक्सुअल। सो उसके बाद 2001 में इसको प्रॉपरली रिपब्लिश किया गया था कि किस तरह का ये है, ठीक है। और हमने ये देखा कि ये इट इज़ 25 टाइम्स लार्जर देन एनी ऑफ द अदर जीनोम सीक्वेंस सो फार। सो अभी तक का ये सबसे बड़ा है, ठीक है। माउस जो है उसके बाद आई गेस इसी का ही है सबसे बड़ा। देन गोल इज टू कंस्ट्रक्ट अ बेस सीक्वेंस मैप, कि हम डिजीज़ को ट्रीट कैसे करवा सकते हैं, जो जीन थेरेपी है उसमें ये कैसे रोल प्ले कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई जीन ख़राब हो गया, देयर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज विच आर रिलेटेड टू जीन, और मुझे उस जीन में करेक्शन करनी है, सो मुझे कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए जो इस जीन को जाके टारगेट करेगी, ठीक है। इसकी बेसिस पे जीन थेरेपीज आई। सो देयर आर 3 बिलियन बेस पेयर्स इन ह्यूमन जो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक MCQ है। हैविंग इंसाइक्लोपीडिया ऑफ 200 वॉल्यूम्स विद 100 पेजेस। आपके पास इंसाइक्लोपीडियाज पता क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन सेल्स होते हैं
वो कहते हैं इसके 200 वॉल्यूम निकले हैं, यानी कि 200 किताबें आई हैं जिनमें 100 हर एक में, यानी कि ये बन जाएगा तकरीबन 2 लाख पेज, 20,000 पेज कितने बनेंगे, 20,000 है ना, 20,000 बनेंगे ना। सो 20,000 पेजेस का एक इंसाइक्लोपीडिया है। सो जिसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि क्रोमोसोम 1, 2, 3 इनका क्या क्या सीक्वेंस है और ये किस किस जीन के लिए रिपोर्ट करते हैं, कौन कौन से बनाते हैं, आपके पास प्रोटीन बनाते हैं। सो सबसे पहले वेंटर ने फाउंडेड अ कंपनी बाय द नेम सेलेरा, और इन्होंने जीनोम को फाइंड किया था और इसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने में बड़ी हेल्पफुल हुई। नोइंग बेस सीक्वेंस ऑफ नॉर्मल जीन्स मेक इट पॉसिबल वन डे टू ट्रीट सर्टेन डिजीजेस। तो अभी भी जीन थेरेपी जो है वो वर्किंग में है, लोग देख रहे हैं कि हम उसको किस तरह से ट्रीट कर सकें। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज पब्लिश इन व्हिच ईयर, कौन से साल में पब्लिश किया गया था। सो ये पब्लिश किया गया था 2001 में। और डीएनए पॉलीमरेज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बैक्टीरियम लिविंग इन, कहाँ पे रहता था वो बैक्टीरिया, टैग पॉलीमरेज, वो रहता था आपके हॉट स्प्रिंग में। ठीक है, सो यहीं पे करते हैं लेक्चर को फिनिश, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा इजी था। इसको गौर से पढ़िएगा और वीडियोस ज़रूर इससे रिलेटेड देखिएगा, क्योंकि जब तक आप वीडियोस नहीं देखोगे आपको ये डीएनए सीक्वेंसेस समझ नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए मैंने लेक्चर को थोड़ा रखा है ताकि आप इससे रिलेटेड कोई वीडियो देख सको। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।